देखो, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का विवाद कोई नया विवादित मामला नहीं है। हम आपके चारों तरफ देखें, कहीं ना कहीं आपने इस विवाद को देखा होगा, सुना होगा, हो सकता है खुद भी कहीं झेला हो। देखो, रिसेंटली क्या हुआ है कि संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स अपने दिए जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट होते हैं वो बाकी अदर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। मतलब सबको अंततः सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ही पालन करना होता है, उन्हें ही फॉलो करना होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद अपने डिसीजन से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले कुछ और डिसीजन दिया था, अब कुछ और डिसीजन दे दिया राइट टू प्रॉपर्टी को लेके। आइए हम उस बात को जानते हैं। बेसिकली देखो, इसमें कुछ बातें जो हमें समझना है, आर्टिकल 39B हमें समझना है, गांधी की न्यायिकता की थ्योरी हमें समझना है, राइट टू प्रॉपर्टी का मुद्दा जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इसको क्यों आखिर हमें जरूरत पड़ी कि हमने इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया और हमने इसको एक लीगल राइट बना दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जजमेंट दिया है उसके पीछे के क्या लॉजिक है, इन सभी बातों को समझेंगे। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, अभी आप देखेंगे रिसेंटली कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो, निजी संपत्तियां जो है वह सरकार नहीं ले सकती। तो ऐसा नहीं है कि सभी निजी संपत्तियों पर सरकार का अधिकार हो जाए, यह पॉसिबल नहीं है। आप देखेंगे कि जब हमारा देश ब्रिटिशर से आजाद हुआ, बहुत ज्यादा असमानता थी, आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा थी। जमींदारी व्यवस्था के तहत किसी के पास 100 और 1000 गांव थे, तो किसी के पास खुद के खाने के लिए इतनी जमीन नहीं थी कि वो उस पे अपने खाने के लिए अनाज भी उपजा सके। तो इतनी असमानता थी और उसके पीछे कारण था जमींदारी। तो जमींदारी व्यवस्था को हटाया गया क्योंकि हमें समाजवादी व्यवस्था को अपनाना था, क्योंकि हमें एक पुनर्वितरण चीजों का करना था। तो यहां पर जो आड़े आया था वो आया था ये राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट। अब देखो, पहले तो आप ये जानो कि पहले हमारे मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स है। कमेंट करके बताना कौन कौन से राइट है। सो आप देखिए, आर्टिकल 19(1) क्लॉज F एंड आर्टिकल 31, इन दोनों को अगर हम मिलाकर पढ़ते थे तब हमें फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी का मामला दिखाई देता था। लेकिन जब सरकार को इस बात की आवश्यकता पड़ी कि हम किस तरीके से आय असमानता को कम करें, समाज में चीजों का पुनर्वितरण करें, रीडिस्ट्रीब्यूशन करें रिसोर्सेज का, जमीन का, ऐसे में जो आड़े आया वो था राइट टू प्रॉपर्टी। तब सरकार, आप देखेंगे उस वक्त की संसद और न्यायपालिका में एक बड़ी ही जो बहस है वह छिड़ी हुई थी। और इस बहस का मेन रीजन ये था कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट चाहता था कि देखो, हम जो सोसाइटल नीड्स हैं, जो समाज की आवश्यकता है, हम उसको पहले प्रायोरिटी दें, जबकि न्यायपालिका जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का संरक्षक है वो अपना काम कर रहा था। और ऐसे में ये हमारे राइट टू प्रॉपर्टी के रूप में जो हमें फंडामेंटल राइट मिला था उसको बचा रहा था। तो यहां पर एक लंबा विवाद संसद और न्यायपालिका को लेकर रहा। हालांकि फिर बाद में हुआ वही कि न्यायपालिका के द्वारा भी यह कहा गया कि अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का, मूल संरचना का हिस्सा नहीं है, और बाद में एक संविधान संशोधन के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और उसके बाद इसे एक लीगल राइट बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये पूरा मामला था। यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया था, जो भूमि थी उसका पुनर्वितरण किया गया। इस तरीके से हमने क्या किया, एक समतावादी समाज बनाने की तरफ हम बढ़े। अब रिसेंटली जो विवाद था, अच्छा इसके पहले एक और विवाद देखिए कि अब बच्चों हुआ क्या था ना, कि आप देखेंगे 1978 में एक फैसला दिया गया था, जस्टिस कृष्ण अय्यर, है ना, जस्टिस कृष्ण अय्यर थे उसमें, और उन्होंने ये कहा था कि जो सभी निजी संपत्तियां हैं वो राज्य सरकार कब्जा सकती है। तो यहां पर निजी संपत्तियों को राज्य सरकार कब्जा सकती है ताकि वह समाज की जरूरतें पूरे कर सके। और ऐसी जर्जर बिल्डिंग्स है, आप देखते हैं कि आपके चारों तरफ कई ऐसी बिल्डिंग्स, कई ऐसे इमारती ढांचे जो कि अब एकदम टूटने की कगार पे, कई 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स होगी। तो ऐसी बिल्डिंग्स को जो भी वहां के मालिक है, अगर मान लीजिए कि अगर मालिकों की 70% रजामंदी है, तो ऐसे में सरकारें उन भूमि का फिर से इस्तेमाल कर सकती है, समाज की भलाई के लिए कर सकती है, बाकी इमारतों के लिए कर सकती है। तो वहां पे ये कह दिया कि निजी संपत्ति जो है वह किसका, राज्य सरकार उस पर कब्जा कर सकती है। तो 1978 में जो फैसला दिया गया था उसे अभी रिसेंटली 2024 में चेंज कर दिया गया, और इसमें यह कहा गया कि सभी निजी संपत्तियां, सभी की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास
पास ये पावर नहीं है, डेफिनेटली ये पावर है, बट अगर हम सभी निजी संपत्तियों की बात करें तो वो सरकार नहीं कब्जा सकती, है ना। तो यहां पे ये बात आपको याद रखना है बेसिकली। क्लियर है इतना? तो 1986 का जो विवाद था, 1978 का जो विवाद था, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे चलते हैं और यहां पर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो 4 तर्क दिए बेसिकली, कहा कि देखो 1960 और 70 के दशक में तो हम समाजवादी समाज बनाना चाहते थे, असमानता बहुत ज्यादा थी, हम पुनर्वितरण चीजों का करना चाहते थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन। हमने सोशल जस्टिस को पढ़ा था ना, सोशल जस्टिस के लिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब वहां से कनेक्ट होता है। देखो बच्चों, करंट अफेयर में जो कुछ भी चल रहा है आपका पॉलिटिक्स पे कवर हो चुका है, मैंने पूरा लक्ष्मीकांत करा दिया है, पूरा आपका बेसिक्स भी इस पे कवर है, 11 12 का एनसीईआरटीज है। सो आप एक बार उन सीरीज को देखें, उन वीडियोस को देखें, वहां से आपको पॉलिटी की काफी समझ मिल जाएगी। हमने उसमें जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है कि सभी को समान अधिकार और संसाधन मिले। ऐसा ना हो अगर आप वर्ल्ड लेवल पर कई रिपोर्ट्स पढ़ेंगे जिसमें कहा गया है, बताया गया है, इवन अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में जो 5 और 10% लोग हैं ना, उनके पास पूरे देश की संपत्ति का 80 और 90% हिस्सा है, और बाकी जो 80 और 90% है उनके पास 10% संपत्ति का हिस्सा है। तो यहां पर यही रीडिस्ट्रीब्यूशन तो है। तो सोशल जस्टिस की तरफ एक कदम कब बढ़ाया सरकार ने? जब ये कहा कि अब देखो जमींदारी व्यवस्था को हमने हटा दिया और हमने चीजों का पुनर्वितरण कर दिया। तो यहां पर देखो, उस वक्त हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, लेकिन अब अगर हम बाजारवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ऐसे में ये सूटेड नहीं है कि हम सभी निजी संपत्तियों को जो सरकार है वह अधिग्रहित कर दे, है ना। साथ ही ये कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है और इसका उद्देश्य जो है वह विकासशील देश की जो उभरती हुई चुनौतियां हैं उससे निपटना है। साथ ही यह भी कहा गया कि पिछले अगर हम 30 सालों की बात करें तो जो गतिशील आर्थिक नीति है हमने वो अपनाया, और इसलिए आज अगर हम देखें तो दुनिया में भारत जो है विश्व में सबसे अधिक तीव्र प्रगति करने वाला देश बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ये बातें हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और समझो, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का मामला। तो बेसिकली बच्चों, जब हम करंट अफेयर को पढ़ते हैं, हमने जो स्टैटिक पढ़ा होता है, हम इन दोनों को अप्लाई कर पाते हैं, मिक्स कर पाते हैं। अब देखो डीपीएसपी की हम बात करते हैं तो इसमें सरकार वेलफेयर स्टेट की बात करती है, कल्याणकारी राज्य की बात करती है। फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो इसमें व्यक्तिगत अधिकारों पे ज्यादा जोर है। तो अब देखो, अगर एक को लागू करेंगे तो दूसरा जाएगा, दूसरे को लागू करेंगे तो पहला चला जाएगा। तो यहां पर बेसिकली हम देखेंगे, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि ये दोनों आखिर इनकी प्रकृति क्या है। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, है ना। तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट का मुद्दा ये एक पुराना मुद्दा है, आप देखिएगा इसको। तो अभी फिलहाल का जो मामला था वो सिमटा हुआ है इस लाइन में कि निजी संपत्ति के अगर हम एक्वाइजिशन की बात करें तो सरकार क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो वर्तमान में क्या है कि सभी संपत्तियों का नहीं कर सकती, सभी संपत्तियों का नहीं कर सकती, कर तो सकती है पर सभी संपत्तियों का नहीं। अब देखो इसमें आर्टिकल 39B की क्या भूमिका है, व्हाट इज आर्टिकल 39B। आप डीपीएसपी के अगर आर्टिकल 39 की बात करेंगे तो इसमें आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C, आर्टिकल 39D, ये सारे आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं चाहूंगी आप कमेंट करके बताएं कि आखिर ये क्या है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि अगर धन का संकेंद्रीकरण हो रहा है, मतलब धन कहीं एक जगह एकत्रित हो रहा है, तब ये किस चीज का उल्लंघन है। तो ये डीपीएसपी का उल्लंघन है, क्योंकि डीपीएसपी के आर्टिकल 39 में ये कहा गया है कि हम कोशिश करेंगे कि धन का एकत्रीकरण, संकेंद्रीकरण एक जगह पर ना हो पाए, सभी को इसका जो लाभ है वह मिले। तो आर्टिकल 39 की अगर हम बात करेंगे, ये कहता है कि सरकार जो है वह सार्वजनिक भले के लिए, समझो इस बात का कि अधिकतम लोगों का अधिकतम भला, ना कि एक व्यक्ति का ज्यादा भला, है ना। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या कह रही है आर्टिकल 39 में कि बेसिकली जो सरकार है वो चाहे तो सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक हित के लिए लोगों की संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकती है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल 39B में ये बात कही गई है। तो आर्टिकल 39 आज आप याद करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक ये इशू है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आया होगा, और इसके जो लिंक है, जैसे कि अब अगर आपको मैं मेंस का क्वेश्चन दूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने
ये जो फैसला दिया है कि निजी संपत्तियों को सरकार अधिग्रहित, सभी निजी संपत्तियों को सरकार अधिग्रहित नहीं कर सकती, या फिर अगर मैं ये कहूं कि गांधी जी की जो न्यायिकता का सिद्धांत है वह क्या है, तो आप इन चीजों को थोड़ा सा मतलब एक 360 डायमेंशन से सोचने की कोशिश करें। कहां डीपीएसपी की बात करनी है, कहां फंडामेंटल राइट की बात करनी है, कहां सोसाइटी के वेलफेयर की, कहां एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की बात करनी है। तो साथ ही देखो, जैसे लास्ट बात में अपनी गांधी जी की जो बात है उसको खत्म करती हूं, यहां पर इनकी बात को कहते हुए इन्होंने क्या कहा, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में क्या कहा कि जो पूंजीपति है या आवश्यकता से अधिक अगर आपके पास संपत्ति है तो वो क्या है, केवल आप उसके ट्रस्टी हैं, आप उसके केवल रखवाले हैं। तो इनके द्वारा भी सामाजिक न्याय जो है उसको महत्व दिया गया था। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट में बताएं। साथ ही आप इस तरह के और टॉपिक्स अगर चाहते हैं तभी आप कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।